Assalamu alaikum, all the participants. I cordially welcome all of you on the behalf of Wet Peasant Society. We are glad that you are a part of this informative session. Hope you will see much knowledge and clear all your queries from this session under Dr. Ghazanfar Chishti, who has completed their PhD from Penn State University, America, and now a lecturer in animal nutrition at US Lahore. We are grateful to Dr. Ghazanfar Chishti to be a part of this noble cause. Over to Dr. Ghazanfar Chishti. Assalamu alaikum. Thanks, Afaq, for the kind introduction and giving me this opportunity to have an interaction with such a good audience. And I will try to share whatever I have learned during my PhD at Penn State University, and even before that as a veterinarian in Pakistan. My idea is to make this session as interactive as possible, and feel free to share any question, any query if you have in the chat box, and I will, while presenting, I will read after a few minutes, after 5 or 10 minutes, and if you have any question, we can have a break in the meantime, and I will try to answer your query or questions. And can I know all of you are students, or if someone else, some of you are farmers or are coming from industry? Is there anyone from industry or a farmer or anyone of you who cannot understand or English? So मेरा जो आइडिया है इस सारी कन्वर्सेशन का ये है कि हम सब जो इकट्ठे हुए हैं, तो मीरजान कह रहे हैं कि मैं इंग्लिश नहीं कर सकता, तो हम अगर किसी को भी कोई इशू है तो वो फील फ्री करे और शेयर करे. हमारा आइडिया ये है कि इस सेशन से हम मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करें, ठीक है, और कोई चीज़ ऐसी आप लोग सीख के जाएं कि वो आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपनी एज ए प्रैक्टिकल अपनी फ्यूचर में, कैरियर में, और कुछ ये जो हमारा सेशन है कुछ आपके टाइम का की वर्थ उसको पे बैक कर सके. अबरार कह रहे हैं कि वो मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, और बाकी बता सकते हैं कि ओके. जवाब कह रहे हैं कि सिर्फ अबरार नहीं सुन पा रहे. तो अगर दरमियान में इशू हो आवाज़ के हवाले से तो आप भी बिल्कुल बता दीजिएगा, तो कोई इशू नहीं है. तो हम वहाँ पे उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और ताकि हम जो भी चीज़ चलें वो सारों तक कन्वे हो सके, ठीक है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन जो हमने बनाई है तो आज के हवाले से. आप सब लोग देख सकते हैं. फीड द न्यूबॉर्न काफ. जी सर. ओके. यस सर. ओके, दैट्स तो ये जो आज की हमारी प्रेजेंटेशन है, इट इज़ ऑल अबाउट फीडिंग द न्यूबॉर्न काफ. जो काफ अभी पैदा हुआ है या उसको कैसे फीड करना चाहिए, उसके हवाले से हमारी आज की प्रेजेंटेशन है कि जब तक वो दूध पीता है प्री वीनिंग फेज में उसको कैसे फीड करना चाहिए और हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए ड्यूरिंग इस फेज के दौरान. इसके हवाले से हमारी सारी जो कन्वर्सेशन है आज रिवॉल्व करेगी. तो बिफोर के मैं सीधा आई गेट इन थिक ऑफ द थिंग्स और सीधा सब्जेक्ट को हम इंटर करें, पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफली अपने बारे में इंट्रोडक्शन और हमारा एक थोड़ा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए तो वो चंद चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसको फिर हम आगे लेके चलते हैं. तो जिस तरह से ये पाकिस्तान का मैप है और मैं बिलोंग करता हूँ बुरेवाला से, जो कि एक छोटा टाउन है
है सदरन पंजाब का, ठीक है। और वहाँ पे जो ट्रेडिशनली जो फार्म पे एनिमल रेयर किए जाते हैं, लोगों के घरों के बाहर इस तरह बांध के एनिमल रेयर किए जाते हैं। पर कुछ जो मैंने नॉलेज गेन किया डीवीएम के बाद और एमफिल में और फिर पीएचडी में, तो मैंने कोई अपने इम्प्रूवमेंट्स लेके लाने की कोशिश की अपने फार्म के ऊपर। और अब ये नीचे वाली पिक्चर है जिसपे पॉइंटर है, दिस पिक्चर बिलोंग टू द माई फार्म। और इसमें अगर आप देखें तो जानवर खुले हुए हैं और साइलेज की बेल्स पड़ी हैं। तो थोड़ा सा कोशिश है कि हम जो एट फार्मर लेवल पे जाके काम करके एक बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट ले ला सकें। इसके साथ साथ जो मैं ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं जो मेरी एक्टिविटीज शो करती हैं, ठीक है। मैंने 2007 में डीवीएम के लिए एडमिशन लिया यूआस में और 2012 में ग्रेजुएट हुआ। ये उस वक्त की पिक्चर है और ये डिग्री और मेडल अवार्ड हो रहा है एट दैट पॉइंट इन 2012 में। उसके बाद मैं यूआस में 3 साल के लिए 2015 तक डिफरेंट एक्सटेंशन एक्टिविटीज में फार्म के लेवल के ऊपर और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, मतलब ये एक्टिविटी जो है ये नथिया गली में WWF के थ्रू हम वहाँ पे फार्मर्स को ट्रेन करने गए थे 2013 में, वहाँ से है। और ये हमारे लाहौर में हम एक हमारा एक्सटेंशन सेंटर युवास का बना हुआ है, तो वहाँ पे हम एआई कर रहे हैं और सीडर इम्प्लांट कर रहे हैं ताकि जानवरों को प्रेग्नेंट किया जा सके। और ये फिर ये एक एक्टिविटी है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स के साथ हम पत्तोकी में एक नेबरिंग विलेज में गए और वहाँ पे आइडिया ये था कि हम मॉडर्न जो रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज करके लोगों के जानवरों को प्रेग्नेंट करें। तो ये सारा जो 2-3 साल के दौरान ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा जानवर फार्म्स विजिट किए, एक्सटेंशन के हवाले से लोगों की जो इश्यूज को जाना। और उसके दौरान मुझे अंदाजा हुआ कि जो न्यूट्रिशन इज द की थिंग, और न्यूट्रिशन से ही हर चीज ड्राइव होती है। ऑल दो के लोग आपसे कंप्लेन करते हैं कि जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो रहे या दूध नहीं दे रहे या जो भी कंप्लेन है उसकी जो अगर आप क्रक्स में जाएंगे तो सोर्स जो है आपका आंसर न्यूट्रिशन में पाएंगे। इस हवाले से फिर मैंने न्यूट्रिशन में पीएचडी परस्यू करने के लिए 2016 में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आई वाज लकी इनफ टू गेट दैट। तो 2016 से 2020 तक पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आफाक ने इंट्रोडक्शन में बताया, तो वहाँ पे मैंने पीएचडी की। और 2020 में पिछले साल ये 12 मई को मैं वापस आया पाकिस्तान में और रीज्वाइन किया यूआस को। और पहले मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम करता था, तो अब ड्यू टू द रेलेवेंस ऑफ माय एजुकेशन इन न्यूट्रिशन आई गॉट ट्रांसफर्ड इनटू द एनिमल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट। और वहाँ पे मैं अब एमफिल पीएचडी और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ 1 साल से काम कर रहा हूँ। तो जो मेन चीज है जो आज की प्रेजेंटेशन के हवाले से है, जो मेरी रेलिवेंसी बनाता है, और वो ये है, ये बंदे हैं डॉक्टर जद हाइनरिक्स। ही वाज माय एडवाइजर एट पेन स्टेट। और ये जो हैं ये काफ एक्सपर्ट हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए हैं काफ को न्यूट्रिशन को डील करते हुए। और ही इज वन ऑफ द वेरी रिनाउंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू काफ। काफ के हवाले से आप दुनिया में कहीं भी बात करेंगे तो इनको लोग जानते होंगे। तो मैं 4 साल इनके साथ रहने का मुझे मौका मिला और ट्रेन होने का, तो इस हवाले से तो मुझे कुछ जो चंद चीजें हैं वो जो डिस्कस करूंगा वो काफी सारी इनके थ्रू मेरे तरफ आई हैं, ठीक है। तो मैं इस हवाले से आई होप कि आज की कन्वर्सेशन हमारी काफी यूजफुल होगी और आपके लिए भी एक इंफॉर्मेटिव सेशन होगा, ठीक है। और ड्यूरिंग माय पीएचडी ये 3 पब्लिकेशंस हैं जो स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू काफ हैं, जो ये 2020 में और 2021 में ये 3 पब्लिकेशंस हैं। और ये जर्नल ऑफ डेयरी साइंस में पब्लिश हुई थी, ठीक है। इन 2 पब्लिकेशन में मैं एज ए फर्स्ट ऑथर हूँ और इस पब्लिकेशन में मैं एज ए सेकेंड ऑथर में। तो इस हवाले से भी इन पब्लिकेशन में रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व होके भी थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल हुआ है काफ के हवाले से, जो आज शेयर करेंगे। तो हम दोबारा टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक है फीडिंग द न्यूबॉर्न काफ। फीडिंग द न्यूबॉर्न काफ। अच्छा, काफ को क्यों रेयर करना जरूरी है? क्योंकि काफ जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके फार्म की कंटिन्यूटी के लिए।
जितनी भी वो एक एग्जाम्पल है ना, ये एक कोट है, वो सास भी तो कभी बहू थी। तो इस हवाले से जो भी लैक्टेटिंग काऊ है जो यहाँ पे शो की गई है, जो कि जिसका अडर वेल डेवलप्ड है और दूध दे रही है, वो भी कभी ना कभी वो काफ था, थी, मतलब बछड़ा था या बछड़ी थी। ठीक है, तो इसी हवाले से इस बछड़े ने कल को इस काफ में कन्वर्ट होना है और इस गाय ने फिर आपको दूध देना है। तो इस काफ का ये जो जर्नी है यहाँ से पैदा होने से लेके काव तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये जर्नी कैसा होना चाहिए या हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि हमने काफ को कैसा रेयर करना है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हमारे होने चाहिए काफ के रेयरिंग के हवाले से। ये एफिशिएंट होना चाहिए ताकि लेबर कम से कम इन्वॉल्व हो, और जो फीड एफिशिएंसी है वो ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब कम फीड खिला के आप ज्यादा से ज्यादा उसका जो गेन है, बॉडी वेट गेन है, वो हासिल करें। इकोनॉमिकल होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली ये फूड एनिमल आप रेयर कर रहे हैं और इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। ये आप ताकि ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाए उस हवाले से आप इसको रेयर कर रहे हैं। तो इकोनॉमिकल नहीं होगा तो फिर इसका कोई मकसद नहीं होगा। ठीक है, फिर ये काम फिजिबल भी नहीं होगा। तो इकोनॉमिकल होना चाहिए और साथ साथ ये प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। जो एनिमल जो काफ रेयर हो वो प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव का क्या मतलब है कि जब वो बच्चा दे तो सबसे ज्यादा दूध दे, बहुत अच्छा दूध दे। ठीक है, और फिर ना सिर्फ उस टाइम पे ज्यादा दूध दे बल्कि नंबर ऑफ लैक्टेशंस भी ज्यादा दे। अब नंबर ऑफ लैक्टेशंस कैसे ज्यादा देगा कि वो जल्दी बच्चा दे। ठीक है, अब वो एज एट फर्स्ट काविंग पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ लैक्टेशन कितनी है। ट्रेडिशनली अगर हमारे पास जो फार्म, हमारे पास जो काऊ बच्चा देती है तो दैट इज अराउंड 36 मंथ्स, मतलब 3 साल के ऊपर एक जो 3 साल पे ऊपर एक हॉस्टिन साहिवाल काऊ बच्चा देती है। ठीक है, तो और जो स्टैंडर्ड है कि वो 22 से 24 महीने पे बच्चा देना चाहिए। अगर 22 से 24 महीने पे बच्चा देगा तो आप उस गाय से एक लैक्टेशन और ज्यादा हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो उस हवाले से ओवरऑल नेट प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, पर आप 22 महीने से जल्दी नहीं ले सकते, उस हवाले से भी आपकी जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होगी। इसलिए ये मैंने बात लिखी है काविंग एंड एट एन ऑप्टिमम एज। ठीक है, ना 22 महीने से पहले काविंग हो और ना ही 24-25 महीने से आगे जाके काविंग हो। तो आपको एक एज डिटरमिन करनी है कि कब काविंग हो ताकि आपसे आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो कम से कम हो और आपके पास इनकम ज्यादा से ज्यादा हो। और इन 3 पॉइंट्स के साथ साथ जो काफ में स्पेशली प्री वीनिंग काफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट्स एनिमल हेल्थ। आप इस तरह रेयरिंग करें कि जानवरों की या काफ की जो हेल्थ रहे, क्योंकि जो प्री वीनिंग काफ में है सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है डायरिया का। और वो डायरिया, डिहाइड्रेशन और फिर अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। अगर डेथ ना भी हो तो मेडिसिनल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है और ये काम एक मुश्किल लगता है इस काम को करना। तो आपने इस तरह से ये सारा अपना चीजें अरेंज करनी है ताकि ये सारे आपके पर्पजेज अचीव हों, तो तभी आप कह सकेंगे कि आप एक अच्छी काफ रेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि काफ रेयरिंग के क्या हैं फेजेस हैं, मतलब एक काफ से लेके एक काव के बनने तक के क्या फेजेस हैं, तो ये 4 डिफरेंट फेजेस हैं। एक है प्री वीनिंग, और ये जो 4 फेजेस हैं ये विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन है। इस 4 फेजेस में एनिमल की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स या फीडिंग पैटर्न वो चेंज होते हैं। इस हवाले से इसलिए हमने इनको 4 फेजेस में चेंज किया है। पहला है प्री वीनिंग फेज। प्री वीनिंग फेज वो वाला फेज है जिसमें जानवर दूध पीता है। ठीक है, दूसरा है रिसेंटली वीन्ड या पोस्ट वीनिंग। ये तकरीबन आप कह लें कि 5 से 6 महीने तक का फेज है, मतलब अगर आपने जानवर का दूध छुड़ाया 2 से 3 महीने के दरमियान और आप फिर 2 से 3 महीने से लेके 6 महीने तक ये जो फेज है उसको आप कह सकते हैं। 6 महीने से ऑनवर्ड जब तक जानवर प्यूबर्टी अटेन नहीं करता इसको हम कहते हैं प्री प्यूबर्टल फेज। और फिर जब प्यूबर्टी अटेन कर लेता है और इंसेमिनेट हो जाता है, फिर इंसेमिनेशन से लेके ऑनवर्ड फिर जब काविंग तक है तो दैट इज अ पोस्ट प्यूबर्टल फेज। ये 4 फेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन, और इसमें जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज अ प्री वीनिंग फेज ऑफ काफ रेयरिंग। अब ये जो पिक्चर है, ये जो स्लाइड है, इसमें ये जो ग्राफ है ये इंडिकेट करता है रेयरिंग कॉस्ट ऑफ काफ अक्रॉस डिफरेंट फेजेस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे फेजेस बताए गए हैं। ये जिस तरह बर्थ टू वीनिंग है, वीनिंग टू 6 मंथ है, 6 मंथ टू ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग टू
फ्रेशनिंग है और बर्थ टू फ्रेशनिंग है। ठीक है, अच्छा, ये डिफरेंट फेजेस बताए गए हैं। ठीक है, और फिर और वाई एक्सिस पे है कॉस्ट, मतलब हर फेज की पर डे रेयरिंग कॉस्ट इतनी है। इसमें अब आप देखें तो जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फेज है रेयरिंग का वो दैट इज बर्थ टू वीनिंग। ये वीनिंग तक का जो रेयरिंग फेज है ये सबसे एक्सपेंसिव फेज है। ये आप चैट बॉक्स में मैसेज करना बताना शुरू कर दें कि क्या ख्याल है कि बर्थ टू वीनिंग फेज सबसे एक्सपेंसिव फेज क्यों है। ठीक है, तो आगे हम इसको लेके चलेंगे कि ये क्यों है और क्या हम कर सकते हैं कि ये जो कॉस्ट है ये ऑलमोस्ट किसी से 50-60% या 100% ज्यादा है। क्या हम चीजें कर सकते हैं कि इस कॉस्ट को हम नीचे लाएं। ठीक है, अब इस कॉस्ट को नीचे लाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें करने की जरूरत है जो न्यू बॉर्न काफ है उसके साथ प्री विनिंग फेज में। एक तो ये कि उसकी इम्यूनिटी अटेन हो, अच्छी इम्यूनिटी अटेन हो, ताकि वो डिजीज के साथ फाइट कर सके और वो जिंदा रह सके और अच्छा ग्रो कर सके। ठीक है, और साथ साथ मेडिसिनल कॉस्ट कम से कम हो। तो ये जब होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो काफ की जो सर्वाइवेबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। मतलब एक जो अच्छा जो काफ ऑपरेशन है उसका जो टारगेट होता है कि जो काफ की मोर्टेलिटी है 5% से कम हो, और ये इवन 3% से भी कम हो सकती है अगर आपकी काफ की रेयरिंग अच्छी है। और वो कब हो सकती है कि आपकी काफ की इम्यूनिटी सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, स्पेशली जो काफ जब फौरन उसने काविंग की है। और नंबर 2 प्रायोरिटी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो हम इन दोनों प्रायोरिटीज पे बात करेंगे कि पहले हमने इम्यूनिटी कैसे अटेन करनी है और फिर ह्यूमन को कैसे डेवलप करना है। ठीक है, अब पहले ये है कि पहले हम ये जानने की जरूरत है हम इम्यूनिटी क्यों कह रहे हैं, काफ की इम्यूनिटी क्यों डेवलप होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो फिर कैसे डेवलप होनी चाहिए। इन इसके हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन तय है कि काफ की इम्यूनिटी क्यों डेवलप होनी चाहिए, उसकी जवाब आपको इस स्लाइड से मिलेगा। जो ये जो बच्चा है ये काफ के डैम के अंदर है। ठीक है, उसके अंदर अंदर अभी ग्रो कर रहा है, पर ये जो एंटीबॉडीज हैं ये मदर के अंदर हैं, पर ये एंटीबॉडीज जो हैं मदर कैन नॉट ट्रांसफर एंटीबॉडीज टू द फीटस। तो ये जो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन है रुमिनेंट स्पीशीज की वो इस तरह से है कि अक्रॉस द प्लेसेंटा एंटीबॉडीज या इम्यूनिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब इसका क्या है कि जो जो बच्चा ये जब पैदा होगा तो उसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होंगी। जब एंटीबॉडीज नहीं होंगी तो उसके पास जो डिजीज या पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने की एबिलिटी नहीं होगी। तो ये काफ जो है डेट विल बी हाईली ससेप्टिबल टू डिजीजेज। ठीक है, और वो डिजीज के ससेप्टिबल होगा और उसको फिर उसकी डेथ और हो सकती है, और या फिर उसकी जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी। तो अगर अब हमारा तो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि काफ के जो मदर में जो एंटीबॉडीज हैं वो काफ के अंदर भी एंटीबॉडीज आ जाएं, ताकि जो मदर है जिन जो इन्वायरमेंटल पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट की एबिलिटी रखती है वही एबिलिटी काफ के पास भी आ जाए। होना तो ऐसा चाहिए, पर ऐसा प्लेसेंटा के थ्रू नहीं हो रहा, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि जो एंटीबॉडीज हैं मदर से लेके काफ के नहीं आ सकती। तो अब ये हमने ये एंटीबॉडीज जो अचीव करनी है वो कैसे करेंगे, वो करेंगे हम कोलोस्ट्रम के थ्रू। जो काफ की जो सारी जान है, जो अर्ली सर्वाइवेबिलिटी है वो कोलोस्ट्रम के अंदर है। ठीक है, क्योंकि कोलोस्ट्रम के अंदर वो जो मदर नेचर ने सारी एंटीबॉडीज जो रखी हैं वो कोलोस्ट्रम के अंदर रखी हैं। और कोलोस्ट्रम जो है वो काफ के लिए जिंदगी या मौत का बायस बन सकता है। अगर आपने पिला दिया सही टाइम पे, सही क्वांटिटी पे और सही हाइजेनिक क्वालिटी के हवाले से, तो दैट कैन सेव हिज लाइफ। और ये आगे फिर बता सकता है कि वो जो बच्चा है आगे कैसा प्रोडक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। और ये सबसे बड़ी चीज है जो कोलोस्ट्रम, अगर कोई चीज जो फार्म की इकोनॉमिक्स को
आपको इकोनॉमिकल कर सकती है और काफ की रेयरिंग कॉस्ट को कम कर सकती है। तो कोलोस्ट्रम इज द नंबर वन। तो पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव था इम्यूनिटी, वो हम किससे हासिल करेंगे? वो कोलोस्ट्रम से हासिल करेंगे। तो अगला अगला जो अब हमारा पहला सेक्शन है, दैट इज ऑल अबाउट कोलोस्ट्रम। ठीक है, तो ये जो स्लाइड फर्दर इंडिकेट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ कोलोस्ट्रम टू द काफ। इसमें एक्स एक्सिस है एक्सपोजर लेवल जो है काफ का पैथोजेन्स के हवाले से। जिस तरह आप एक्स एक्सिस पे आगे चलते जाएंगे तो काफ का जो एक्सपोजर लेवल है बढ़ता जाएगा, लो टू हाई होता जा रहा है। और वाई एक्सिस पे ये है कि इन्फेक्शन का लेवल क्या है, सब क्लिनिकल है, माइल्ड है, सवेयर है या लीथल है। ठीक है, वो वाई एक्सिस पे ये जिस तरह वाई एक्सिस बढ़ती जा रही है इन्फेक्शन का लेवल बढ़ता जा रहा है। और ये दो बार्स हैं, दो तरह के काव्स हैं, एक जिसको कोलोस्ट्रम नहीं पिलाया गया और एक जिसको कोलोस्ट्रम पिलाया गया है। अगर आप इन दोनों में देखें, दोनों काव्स में जब जब एक्सपोजर लेवल बढ़ता जा रहा है, जो इन्फेक्शन का लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है, वो सब क्लिनिकल से होके माइल्ड, सवेयर और लीथल में जा रहा है। पर उन काव्स में ये बहुत ज्यादा जा रहा है जिनमें कोलोस्ट्रम नहीं पिलाया गया। मतलब आप देखें यहाँ पे जब हाईएस्ट एक्सपोजर लेवल है तो जिन काव्स में कोलोस्ट्रम नहीं पिलाया गया वहां पे लीथल इन्फेक्शन हो गई है और ऑलमोस्ट यहाँ पे काफ की डेथ हो जाएगी। पर जिन काव्स में जो ब्लू बार है जब कोलोस्ट्रम पिलाया गया है वहां पे इन्फेक्शन तो हुई है पर इन्फेक्शन इज ऑफ माइल्डर नेचर, और ये इन्फेक्शन जो है जो काफ को जो है वो उस तरह इन्फेक्ट नहीं करेगी और काफ जिंदा भी रहेगा और ग्रो भी करता रहेगा। तो आप इस पिक्चर, ये बड़ी अच्छी स्लाइड है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलोस्ट्रम जो है अगेंस्ट द पैथोजेंस कितना जरूरी है और कितनी एबिलिटी देता है काफ को फाइट करने के हवाले से। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कोलोस्ट्रम के हवाले से। तो कोलोस्ट्रम के बारे में जो पहली रिसर्च है वो 1892 और 1893 में हुई। ये साहब थे पॉल अर्लिश। ठीक है, और इन्होंने स्टडी किया कि कैसे मैटरनल एंटीबॉडीज जो है न्यूबॉर्न काफ तक पहुंचती हैं, और फिर इन्होंने ही आइडेंटिफाई किया कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फर्क है। आप बता सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फर्क है, और या फिर जो काफ है, जो कोलोस्ट्रम काफ को कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, आइदर इट इज एक्टिव और पैसिव। कोलोस्ट्रम जो है वो जिस तरह इन्होंने कहा कि पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और आजकल बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है कि आप वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं। तो वैक्सीन से जो इम्यूनिटी आएगी वो कौन सी आएगी? वैक्सीन से एक्टिव इम्यूनिटी आएगी। एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? जब एंटीबॉडीज आपका अपनी बॉडी बनाना शुरू कर दे। और पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? जब आप क्या है, आप यू आर रिलायंट ऑन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे जो है कोलोस्ट्रम की कंपोजिशन दिखाई गई है। तो वो जो कोलोस्ट्रम है वो ऑब्वियसली थिक होता है, आप सब लोगों ने बोली पी होगी। इसमें फैट काफी ज्यादा होती है, 6.7% है कि जो नॉर्मल फैट है जो काऊ के मिल्क में होती है डेट इज अराउंड 3.54% होती है। इसी तरह प्रोटीन का लेवल काफी हाई है, लैक्टोज ज्यादा है, और टोटल सॉलिड्स काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 27% टोटल सॉलिड्स हैं, जबकि नॉर्मल मिल्क में ये टोटल सॉलिड तकरीबन 13% होते हैं। तो इस हवाले से ना सिर्फ एंटीबॉडीज दे रहा है, बाकी और भी काफी न्यूट्रिशनल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, तो जिसकी वजह से काफ को एनर्जी, इनिशियल एनर्जी काफी ज्यादा मिल जाती है। अब ये है एंटीबॉडीज जो कोलोस्ट्रम के थ्रू आ रही हैं, जो कि बी सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जब भी कोई एंटीजन आता है तो उसको ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पे बाइंड कर लेते हैं और फिर ये एक्सपोज कर देते हैं, और फिर डिफरेंट सेल्स आते हैं और उनको फिर किल कर देते हैं एंटीजन को। तो इस तरह से ये सिस्टम सारा चलता है। अब कौन कौन सी एंटीबॉडीज हैं कोलोस्ट्रम के अंदर? कोलोस्ट्रम के अंदर तीनों तरह की एंटीबॉडीज, आईजीजी है, आईजीएम है और आईजीए है। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंटीबॉडी है डेट इज आईजीजी, और ये 80% कोलोस्ट्रम में मौजूद है। अच्छा, अब फिर आगे जिक्र किया गया है इस चार्ट में
कि सीरम में काफ की कितनी एंटीबॉडीज का लेवल है, और फिर वाई एक्सिस पे इंडिकेट किया कोलोस्ट्रम में से एंटीबॉडीज इंटेस्टाइन के थ्रू अब्सॉर्ब होकर ब्लड में चली जाएंगी। ठीक है, तो जितना अच्छा कोलोस्ट्रम होगा, जितना हम टाइमली पिलाएंगे और जो जो और अच्छे तमाम हम उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, तो उतना एंटीबॉडीज का लेवल ज्यादा होगा। और आप देख लें, जिस तरह एंटीबॉडी का लेवल बढ़ता जा रहा है, लेस देन 10 है, यहाँ 10 to 24.9 है और ग्रेटर देन 25 है, उसी तरह देख लें जो एक ट्रेंड है मॉर्बिडिटी का, वो भी कम होता जा रहा है, और साथ साथ मॉर्टेलिटी का भी ट्रेंड जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं जो एंटीबॉडी लेवल है, आईजीजी लेवल है, काफ के सीरम के अंदर जितना अच्छा होगा, उतना वो मॉर्बिड या उसकी मॉर्टेलिटी कम से कम हो जाएगी। और ये एंटीबॉडीज कहाँ से आएंगी? दीज एंटीबॉडीज विल कम थ्रू कोलोस्ट्रम। ठीक है, अब आपको कैसे पता चल सकता है एक काफ आपने लिया, आपके उसके अंदर सफिशिएंट एंटीबॉडीज हैं या नहीं है, या जो आपने कोलोस्ट्रम पिलाया वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा? ये तो उसको जज करने के लिए आप सिर्फ क्या है, आप 24 या 48 घंटे के काफ से आप लें, ये ब्लड ले लें, ब्लड से आप उसे कोगुलेट होने दें, सीरम सेपरेट हो जाएगा, या वैक्यूटेनर ऐसे होते हैं जिनमें सीरम सेपरेट हो जाता है। उस सीरम को आप, ये एक रिफ्रैक्टोमीटर है, उसके ऊपर उसका ड्रॉप रखें, तो आपके ऊपर उसके ऊपर प्रोटीन का लेवल आ जाएगा। अब जो प्रोटीन का लेवल है वो दैट हैज अ हाई कोरिलेशन विद एंटीबॉडीज, क्योंकि एंटीबॉडीज भी प्रोटीन ही है, तो फिर आपको लेवल बता देता है कि जा सकता है, तो ये आपको बता सकता है कि कोलोस्ट्रम भी था या नहीं, या कोलोस्ट्रम के अंदर उतनी एंटीबॉडीज भी थी या नहीं। ठीक है, ये जो हम एक ये लफ्ज है एफपीटी, एफपीटी का मतलब है फेलियर ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि कुछ ऐसा हुआ है कि कोलोस्ट्रम से सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज जो हैं काफ के सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर नहीं गई। तो उसका लेवल क्या है? जब 10 से कम का लेवल हो तो हम कह सकते हैं कि ये फेलियर ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया है। ठीक है, तो फेलियर ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए काफ के सर्वाइवेबिलिटी के लिए, और इसका नॉलेज बढ़ता जा रहा है अमंग फार्मर्स, और डाटा इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ काफ जो एफपीटी के साथ हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं, तो इस वजह से काफ की सर्वाइवेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब काफ के हवाले से है कि जो काफ को कोलोस्ट्रम कैसा पिलाना चाहिए या किस तरह पिलाना चाहिए, और कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, उसमें से ये सारे इंडिकेटर्स दिए गए हैं और उनको हम आगे भी स्टडी करेंगे। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है टाइमिंग ऑफ कोलोस्ट्रम है, फिर है क्वालिटी ऑफ कोलोस्ट्रम है, और क्वालिटी ऑफ कोलोस्ट्रम में दो चीजें आती हैं। एक तो ये है कि उसमें एंटीबॉडीज की कंसंट्रेशन कितनी है, जितनी एंटीबॉडीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना कोलोस्ट्रम अच्छा होगा। और दूसरा जो नेगेटिव इफेक्ट है कि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन या बैक्टीरियल पॉपुलेशन कितनी है। अगर कोलोस्ट्रम जितना कंटेमिनेटेड है, जितना अनहाइजेनिक है, आल्दो कि उसमें अच्छी एंटीबॉडीज होंगी, पर उतनी ही उसकी अब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीबॉडीज कम होती जाएगी। ठीक है, तो एक फैक्टर क्वालिटी में के हिसाब से पॉजिटिव है और एक फैक्टर क्वालिटी के हिसाब से नेगेटिव है। इन दोनों एस्पेक्ट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा है क्वांटिटी ऑफ कोलोस्ट्रम फेड, ये कितनी क्वांटिटी की फीड की। अगर आपकी क्वालिटी थोड़ी डाउन है तो फिर आप उसको कंप्रोमाइज करने के लिए क्वांटिटी ज्यादा फीड करेंगे। तो ये अब ये चीजें काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइज हो चुकी हैं, तो वो हम यहाँ पे आगे देखते हैं। ये जो स्लाइड है ये जो इंडिकेट करती है क्वांटिटी ऑफ कोलोस्ट्रम और टाइमिंग ऑफ कोलोस्ट्रम। ठीक है, इसमें जो एक्स एक्सिस है ये बताया गया है टाइमिंग ऑफ कोलोस्ट्रम फीडिंग। ये काफ पैदा हुआ, काफ के कितने पैदा होने के कितने घंटे बाद कोलोस्ट्रम पिलाया गया? 0 घंटे बाद, 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, और वाई एक्सिस बताती है कि सीरम में एंटीबॉडीज का लेवल क्या है, और ये जो 3 ये बार्स हैं ये बताते हैं कि कितना कोलोस्ट्रम पिलाया गया। रेड बार बताता है कि 0.5 लीटर, ये जो
ये ग्रेइश सा बार बताता है 1 लीटर और ब्लू बार बताता है 2 लीटर। तो इसमें आप देखें, और जो हमारा बेंचमार्क है जो हमने अचीव करना है, हमने अचीव करना है कि हमारा जो है 10 से 10 ग्राम पर लीटर से एंटीबॉडीज का लेवल ज्यादा हो, तो हमने उस चीज को अचीव करना है। तो अगर आप देखें तो ये जो 10 से ज्यादा अचीव कब हुआ है, जब आपने एंटीबॉडी, जब आपने कोलेस्ट्रॉल फीड किया है 0 घंटे पे और 4 घंटे पे और इवन 8 घंटे पे। और जब आपने कितनी कोलेस्ट्रॉल फीड किया है, आपने 2 लीटर कोलेस्ट्रॉल फीड किया है। तो ये जो इंडिकेट करता है कि एक तो कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी हाई होनी चाहिए और एक कोलेस्ट्रॉल जो फीड होना चाहिए दैट शुड बी फेड एट द अर्लीस्ट। अब यही जो कोलेस्ट्रॉल है जो आप 2 लीटर फीड कर रहे हैं 0 घंटे पे, जो आपको अबाउट 15 ग्राम पर लीटर एंटीबॉडीज दे रहा है, पर इसी कोलेस्ट्रॉल को जो आप 12 घंटे, 16 या 20 या 24 घंटे पे यही क्वांटिटी फीड करेंगे, तो दैट विल नॉट गिव यू सफिशिएंट इम्यूनिटी, सफिशिएंट एंटीबॉडीज लेवल। तो फिर इसमें दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक तो क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल फेड हो जाता है और एक टाइमिंग है। और तो क्वांटिटी जो है अब स्टैंडर्डाइज हो चुकी है, दैट शुड बी अराउंड 4 लीटर। 4 लीटर आपको फीड करना चाहिए। आप 2-2 लीटर करके फीड कर सकते हैं, 2 फौरन कर दें, 2 आप 4-6 घंटे बाद कर दें। अब तो 4 इकट्ठा भी फीड किया जा सकता है, ताकि आप श्योर कर रहे हैं कि आपकी हर सूरत में कोलेस्ट्रॉल जैसा भी है आपके पास एंटीबॉडीज पहुंच जाएंगी। और फिर टाइम क्या है, टाइम आप अर्लीस्ट काविंग के फौरन बाद आप फीड करें, विद इन 1 आवर आफ्टर बर्थ फीड करें। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, जितना देर करते जाएंगे, ये जो ग्राफ इंडिकेट करता है दैट कोलेस्ट्रॉल विल बी ऑफ लिटिल यूज। ओके, ठीक है। अब आगे बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे फीड करना है। ठीक है, ट्रेडिशनली जो पाकिस्तान में हम फीड करते हैं, हम करते हैं निपल बोतल से, जिससे मिल्क फीड करते हैं। हम काफ को कहते हैं कि निपल में भर देते हैं कोलेस्ट्रॉल, उसको पिलाने की कोशिश करते हैं। फिर हम वी आर एट द मर्सी ऑफ काफ के काफ कितना पिए और कितना ना पिए। ठीक है, और अक्सर औकात ये मैंने सफायर पे काम किया 2012 में, 2011-12 में। तो वहां पे जब सर्दियों के दिन होते, सुबह सुबह काफ कुछ डिस्टोकिए वाला पैदा हुआ, तो काफ बाजुकात पसंद नहीं करता था पीना। तो वो आप उसने तो पाइया पिया है या आधा लीटर पी लिया है, तो बाकी ऑनवर्ड वो नहीं पीना चाहता। तो आप जो है कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस सूरत हाल में आप निप्पल बोतल ऑफ लिटिल यूज, तो उस सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं, आप ऑसोफेजियल फीडर यूज कर सकते हैं। ऑसोफेजियल फीडर क्या है, सिंपल वो जो ट्यूब है वो आप उतारते हैं ऑसोफेगस के थ्रू उसके स्टमक के अंदर, और पीछे से जो है आपने मेल कोलेस्ट्रम है उसके ऊपर डालते हैं और डायरेक्ट वो ऑसोफेगस के थ्रू स्टमक में चला जाता है। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी देर में, चंद मिनट्स में आप ज्यादा जो क्वांटिटी है वो फीड कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, 5 ट्रीटमेंट्स थी। 5 ट्रीटमेंट्स में ट्रीटमेंट 1 में सारे का सारा जो कोलेस्ट्रम है निप्पल से फीड किया गया। ट्रीटमेंट 2, 3 और 4 में कुछ कोलेस्ट्रम निप्पल से और कुछ ऑसोफेजियल से, फिर 3 में भी इसी तरह, और फिर 4 में भी, और 5th में सारे का सारा ऑसोफेजियल से फीड किया गया। ठीक है, तो फिर इसका रिजल्ट देखा कि एंटीबॉडीज के लेवल के ऊपर, तो आप देखें कि एंटीबॉडीज का लेवल सब में बराबर ही है, जो अबाउट 10 है और इवन के आप सारों में बराबर है। तो इससे ये पता चलता है कि जो रूट है वो दैट डज नॉट मैटर, आपको पिलाना चाहिए और आप जितना जल्दी पिला सकें उतना अच्छा है। तो और इसमें ईज क्या है, एफिशिएंसी क्या है, या कैच क्या है, आप अगर एसोफेजियल फीडर से पिलाएंगे तो आप जल्दी पिला सकेंगे, 5-10 मिनट और श्योर कर सकेंगे। जल्दी पिलाएंगे तो श्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि आप देर लगेगा फिर कोई काफ नहीं पिएगा, कोई पिलाने वाला नहीं पिलाएगा। ठीक है, तो आप ऑसोफेजियल फीडर, जब मैंने वहां पे बाहर देखा तो वहां पे सारे लोग ऑसोफेजियल फीडर ही यूज करते थे। ठीक है, वो काफ पैदा हुआ, 4 लीटर फौरन पिलाया और वो ईज पे आ गए। तो इसको हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ सालों में आप लोग या और लोग इसको फार्म्स के ऊपर और एक्सटेंशन करके अडॉप्ट करवाएंगे कि ऑसोफेजियल फीडर के थ्रू कोलेस्ट्रम पिलाया जाए। ठीक है, अब ये आगे चीजें हैं कोलेस्ट्रम फीडिंग करने के। ये टिपिकली जो हमारे यहाँ फीड किया जाता है दैट इज विद द निप्पल बोतल,
और ये ओसोफेजियल फीडर है, और ये एक इस तरह का ओसोफेजियल फीडर है। ये जो ट्यूब है एक तरह की स्टमक ट्यूब है, ये जा रही है आप काफ के अंदर मुंह के थ्रू पास ऑन करते हैं, और पीछे से ये फिल होता है क्लोस्ट्रम से, तो फिर ये सारा क्लोस्ट्रम चला जाता है। ये एक और तरीका कार है, यहाँ पे बजाय के बोतल लगने के ये बैग लगा हुआ है, तो ये ऑलरेडी जो इंसर्ट की कर दिया गया है जो है ट्यूब है काफ के माउथ के अंदर, और ऊपर से क्लोस्ट्रम ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से भी ये काम चल सकता है, और इंशाल्लाह ये आगे पाकिस्तान में ये इसको एक्सटेंड होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें कि फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं कि क्लोस्ट्रम के अंदर आईजीजी की कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए या कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, उसमें जो पहले आपको बताता है कि कितने बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन कितना है। जितनी बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो एंटीबॉडीज का लेवल नेगेटिवली कोरिलेटेड है। ठीक है, और फिर पहला मिल्क कितना है। ठीक है, अगर जिस तरह से गाय का पहला मिल्क क्लोस्ट्रम की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो उतनी जो है जो क्लोस्ट्रम की क्वालिटी है वो कम होती जाएगी, एंटीबॉडीज डाइल्यूट होती जाएंगी। ठीक है, फिर इम्यून स्टेटस ऑफ द डैम कैसा है कि डैम अगर हीफर है तो उसका क्लोस्ट्रम की क्वालिटी कम अच्छी होगी निस्बतन उसके कि जो वो सेकंड लैक्टेटर है या थर्ड लैक्टेटर है। ठीक है, क्योंकि उसका एक्सपोजर टू पैथोजेन ज्यादा है, जिसका एक्सपोजर टू पैथोजेन ज्यादा है तो उसमें उसकी क्लोस्ट्रम में उतनी ही डाइवर्स एंटीबॉडीज हैं। और यही हमें चाहिए होता है कि ना सिर्फ क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज मैटर करता है बट डाइवर्सिटी भी मैटर करती है कि कितने नंबर ऑफ पैथोजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं। तो वो जिसका एक्सपोजर जिसकी एज ज्यादा है उसका एक्सपोजर उतना ज्यादा है और उसमें उतनी डाइवर्सिटी आ जाती है। और फिर आगे है कि ड्राई पीरियड की लेंथ क्या है। अगर ड्राई पीरियड लेंथ छोटा है, ठीक है, 2 महीने से कम है, तो फिर भी क्लोस्ट्रम की क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है। फिर ये एज ऑफ द काउ जो है ये भी उसी तरह है, जितनी एज ज्यादा होगी उतना एक्सपोजर ज्यादा होगा, उतनी फिर क्लोस्ट्रम की जो क्वालिटी है या आईजीजी कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी। अब क्लोस्ट्रम की क्वालिटी किस तरह मेजर करते हैं, वो इस तरह से, या तो ये ब्रिक्स वैल्यू है, इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं, इवन कि आप रिफ्रैक्टोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको 60 ग्राम पर लीटर से ज्यादा का क्लोस्ट्रम की जो है आपको क्वालिटी का चाहिए होता है कि 1 लीटर में 60 ग्राम से ज्यादा एंटीबॉडीज हों। ठीक है, इतनी कंसंट्रेशन एंटीबॉडीज की हो क्लोस्ट्रम में। अब ये क्लोस्ट्रम पिलाना कैसे चाहिए, तो जैसे पहले मैंने जिक्र किया, आप 4 लीटर डायरेक्ट पिला सकते हैं या आप 2-2 करके भी पिला सकते हैं। और पिलाएं कब, आप एट द अर्लीस्ट पिलाएं, आप 1 या 2 घंटे काविंग के बाद पिला दें। ठीक, अब होता किस तरह से है, ये इस तरह से ओसोफेजियल ग्रूव क्लोज हो जाता है और क्लोस्ट्रम जो है र्यूमन को बाईपास करके अबोमेज्म में चला जाता है। ठीक है, अब ये जो है ये ओसोफेजियल ग्रूव दिखाया गया है, ये क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, और ये क्लोज होने की वजह से यहाँ से सीधा जो है क्लोस्ट्रम आके इस एग्जिट से जाके वो चला जाता है अबोमेज्म में, और यहाँ से फिर र्यूमन में और रेटिकुलम में वो नहीं जाता, क्योंकि इंटेस्टाइन में जाना चाहिए और इंटेस्टाइन में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, और यहाँ पे जब इंटेस्टाइन में जाता है तो इस तरह से यहाँ से अब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, आगे जो हमने पहले मैं जिक्र कर रहा था कि क्लोस्ट्रम में जो सबसे बड़ा जो फैक्टर जो उसकी जो क्वालिटी को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है, डेट इज बैक्टीरियल पॉपुलेशन क्लोस्ट्रम के अंदर कितनी है। जितनी बैक्टीरियल पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतनी क्लोस्ट्रम की क्वालिटी डाउन हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बैक्टीरिया क्लोस्ट्रम के अंदर कहाँ से आ सकता है। एक तो अगर अनहाइजेनिक मिल्किंग हो रही है तो वहां से, जब मिल्किंग हुई है तो वहां से काऊ के एडर से के साथ वहां उस एनवायरनमेंट से क्लोस्ट्रम आ सकता है, या फिर आप जो कोई चीजें यूज कर रहे हैं अगर वो अच्छी तरह सफाई नहीं है, ठीक है, बेशक निपल यूज कर रहे हैं या ओसोफेजियल फीडर यूज कर रहे हैं तो उस फीडिंग इक्विपमेंट से भी आ सकता है। ठीक है, अब क्या करता है ये जो आप अगर देखें, ये जो स्लाइड है ये इंडिकेट करता है कि कौन कौन से पैथोजेंस कैसे कैसे एक काफ में ट्रांसफर हो सकते हैं।
तो अगर ये ऊपर वाले आप सारे पैथोजेंस देखें जिनको रेड बॉर्डर लाइन किया गया है, तो ये फीको ओरल रूट के थ्रू आते हैं, मतलब एक काफ से दूसरे काफ में फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। इसलिए हम क्या है इनिशियल एज में काफ को केजीज में रखते हैं ताकि काफ एक दूसरे से सेपरेट हो, एक दूसरे को लीक ना करें और ये जो पैथोजेंस है वो ट्रांसफर ना हो सके। पर इसके अलावा भी ये जो पैथोजेंस है जोनीज, साल्मोनेला, बोवाइन वायरल डायरिया, बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस, माइकोप्लाज्मा बोविस और कंटेजियस मेस्टाइटिस, ये मिल्क के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो मिल्क में साथ साथ क्लोस्ट्रम के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो क्लोस्ट्रम कैन बी गुड बट क्लोस्ट्रम कैन बी बैड एज वेल। अगर उसमें ये बग्स मौजूद हैं और क्लोस्ट्रम अनहाइजेनिक है तो ये ट्रांसफर हो सकते हैं। इस और ये जब बग्स हैं तो ये क्या करते हैं, क्लोस्ट्रम की जो एक टर्म होती है एफिशिएंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन, एफिशिएंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन की एंटीबॉडीज की क्लोस्ट्रम में से, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे इंडिकेट किया गया है काफ की एज आफ्टर बर्थ और वाई एक्सिस पे इंडिकेट किया गया है एफिशिएंसी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन अब्जॉर्प्शन, मतलब आपने कितनी एंटीबॉडीज क्लोस्ट्रम के अंदर थी और उनमें से कितनी जो है काफ ने अब्जॉर्ब की, ठीक है, कितने परसेंट अब्जॉर्ब की। तो इसको अगर आप वही जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, जिस तरह काफ की एज बढ़ती जाती है तो ये एफिशिएंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन जो है कम से कम होती जाती है, और इवन अगर आप 24 घंटे पे आए तो ये एफिशिएंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन ड्रॉप करके तकरीबन 0% पे आ जाती है। तो ये जो और दूसरा फिर ये है कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कितनी हो सकती है, तकरीबन 40% और एवरेज अब्जॉर्प्शन 20% और इसके राउंड अबाउट पे भी रह सकती है। तो ये जो विंडो है 35 से 40% और 20% के दरमियान, ये विंडो किस चीज पे इफेक्ट करती है, ये क्लोस्ट्रम के अंदर पैथोजेंस कितने हैं। क्लोस्ट्रम जितना हाइजेनिक होगा उतनी एफिशिएंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम पे होगी, और क्लोस्ट्रम जितना अनहाइजेनिक होगा उतनी एफिशिएंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन जो है एवरेज या इससे कम होगी। ठीक है, ये जो स्लाइड इंडिकेट करती है अगेंस्ट क्लोस्ट्रम की हाइजेनिक नेचर को इंडिकेट करती है। दो तरह के क्लोस्ट्रम यहाँ पे बताए गए हैं, एक क्लोस्ट्रम जिसमें लो बैक्टीरिया है, मतलब वो ज्यादा बेहतर है, उसकी क्वालिटी उसकी हाइजीन बेहतर है, और दूसरा क्लोस्ट्रम कौन सा है जिसमें बैक्टीरिया की अमाउंट ज्यादा है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, जिसमें बैक्टीरिया की क्वांटिटी कम है तो उससे जो एंटीबॉडीज काफ के ब्लड में आ रही हैं वो ज्यादा है, ठीक है, मतलब एफिशिएंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन ज्यादा है, काफ के अंदर एंटीबॉडीज का लेवल ज्यादा अटेन हो रहा है निस्बतन उस क्लोस्ट्रम के फीडिंग करने से जिस क्लोस्ट्रम में बैक्टीरिया ज्यादा हैं, तो उस क्लोस्ट्रम से एंटीबॉडीज काफ के अंदर कम आ रही हैं। तो ये फिर अगेन इंडिकेट कर रहा है कि क्लोस्ट्रम शुड बी हाइजेनिक एंड क्लीन। ठीक है, अब गोल क्या होना चाहिए, तो इतने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हैं, इतने बैक्टीरिया उससे कम होने चाहिए और इतने कोलीफॉर्म्स मतलब इकोलाई वगैरह कम होने चाहिए। ठीक है, अब ये फिर अगेन उन्हीं पॉइंट्स को रिविजिट करते हैं कि क्लोस्ट्रम एक्सीलेंट होना चाहिए, 80 से ऊपर होना चाहिए ताकि एफिशिएंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो, और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेरा वहां पे कुलीग था, दोस्त था जो काफ पे रिसर्च कर रहा था। ठीक है, अल्बर्टो इसका नाम है, ये हमारे वहां पे उसकी पिक्चर है। ठीक है, अब क्लोस्ट्रम अगर अच्छा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो क्लोस्ट्रम को हम पास्चराइज करें, ताकि पास्चराइज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो बग्स कम हो जाएंगे और उतना ही अब्जॉर्प्शन का लेवल बेटर हो जाएगा। या फिर क्या है, क्लोस्ट्रम के अंदर डिफरेंट सप्लीमेंट्स या क्लोस्ट्रम रिप्लेसर्स भी हैं, वो भी ऐड किए जा सकते हैं। अब पता नहीं पाकिस्तान में इनमें से कितने अवेलेबल हैं, पर अगर वे नहीं भी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, क्लोस्ट्रम अब क्या है, अगर हम दोबारा हम एंड की तरफ मूव कर रहे हैं क्लोस्ट्रम की तरफ, तो हम क्विकली रिकैप करते हैं कि क्लोस्ट्रम जो है फर्स्ट मिल्क है जो ड्राई पीरियड के बाद काओ या जो हिफर का पहला दूध है जो पैदा हुआ है उससे,
तो उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसके बेनिफिट क्या है? इसमें एंटीबॉडीज हैं, इसमें फैट्स हैं, फैट्स काफी ज्यादा है, मिनरल्स भी हैं, और प्रोटीन है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं जो काफ को एनर्जी देते हैं और इनिशियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की एबिलिटी देते हैं। पर इसके में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो गट की डेवलपमेंट को भी कराती हैं। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे, पर हम जल्दी से देखते हैं कि कार्ब कोलोस्ट्रम के नेगेटिव्स क्या हैं, डेंजर्स क्या है कोलोस्ट्रम से। इसमें बैक्टीरिया भी आ सकते हैं जो पैथोजेनिक है। ठीक है, डिजीज ट्रांसफर भी हो सकती है। ठीक है, मतलब हम ये टीबी की बात करते हैं, तो एक काऊ जिसपे टीबी पॉजिटिव है, तो उससे काफ के अंदर टीबी कहाँ से आ सकता है? कोलोस्ट्रम के थ्रू आ सकता है। ठीक है, और वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पास्चराइज्ड कोलोस्ट्रम या पास्चराइज्ड मिल्क फिर फीड करना चाहिए। और बाजुकात ये है कि इसको कलेक्ट करना और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जो एक और एस्पेक्ट जो हमारे लोकल एनवायरनमेंट के इस वाले से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, और जो पिछले चंद दिनों में मैं उसके बारे में काफी ज्यादा सोच रहा हूँ, वो है डेट इज रिलेटेड टू गट डेवलपमेंट। कोलोस्ट्रम ना सिर्फ एंटीबॉडीज का सोर्स है, बल्कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो गट की डेवलपमेंट को भी इंश्योर करती हैं। मतलब वो कौन सी हैं? इसमें ब्यूटारेट है और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर है 1 है। जो ब्यूटारेट है वो तकरीबन 2.1% है सॉलिड्स का, और जो कि मिल्क में 1% होता है, और मिल्क रिप्लेसर में इससे भी कम होता है। और ब्यूटारेट जितना ज्यादा होगा, गट की डेवलपमेंट उतनी ही अच्छी होगी। तो इस ब्यूटारेट की जो क्वांटिटी है, हाई क्वांटिटी ऑफ ब्यूटारेट इन कोलोस्ट्रम इंश्योर्स गुड गट डेवलपमेंट। और साथ साथ इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये भी गट डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं। अब गट डेवलपमेंट ज्यादा होगी तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो एंटीबॉडीज का लेवल भी ज्यादा होगा, और साथ साथ फिर डायरिया भी कम होगा। क्योंकि अल्टीमेटली काफ को शुरू में दूध दिया जाता है, दूध अगर जानवर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो डायरिया होगा, और जब दूध नहीं अब्जॉर्ब कर पाएगा तो एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स उसको कम मिलेंगे और उसकी ग्रोथ भी इफेक्ट होगी। तो ये जो चीजें हैं, ये स्पेशली जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं बफलो काव्स के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में जो बफलो काव्स रेयर होते हैं वो काफी एक निगलेक्टेड एरिया है। क्योंकि जो बफलोज मोस्टली हैं हमारे यहाँ, स्पेशली अगर हम सेंट्रल पंजाब ओकाड़ा के हवाले से बात करें, तो वहां से जो ज्यादातर बफलो हैं वो कराची चली जाती हैं, और उनके काव्स को कोलोस्ट्रम नहीं पिलाया जाता। तो कोलोस्ट्रम ना पिलाने की वजह से एक तो एंटीबॉडीज का लेवल उनमें लो होता है, और दे आर हाईली ससेप्टिबल टू डिजीजेस, और सेकेंडली फिर कोलोस्ट्रम नहीं होता तो उनकी गट की डेवलपमेंट भी नहीं होती। तो अक्सर जब मेरे और आप जैसे शौकीन लोग मंडियों में जाते हैं और वो बड़ी अच्छी नीली रावी की कटियां और बच्चे कट्टे उठा के और कहते हैं हम रेयर ले आते हैं, और उनको कहते हैं कि हम इनको ग्रो करवाएंगे, और वो जब शौक से लेके आते हैं और वो कहते हैं कि हम इनको ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाएं और ज्यादा से ज्यादा इनकी ग्रोथ करवा के इनको जल्दी से जल्दी बड़ा कर लें, तो उनकी ऐसी कोशिश जो है वो बजाय के फायदा उनको देने के उनको नुकसान दे रही होती है। नुकसान क्यों दे रही होती है? क्योंकि उनकी गट की डेवलपमेंट नहीं हुई होती। तो जो भी वो दूध हाई क्वांटिटी ऑफ मिल्क वो पिला रहे होते हैं, वो बजाय के काफ के पीने के वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो उसके गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर रह रहे हैं, उनकी ग्रोथ का सबब बनते हैं, और ग्रोथ की सबब बनने की वजह से वो उनको डायरिया काज करते हैं और काफ की डेथ हो जाती है। तो अगर आप कोई ऐसा शौक फ्यूचर में रखते हैं उन बुफलो काव्स को रेयर करने का, जो ऑर्फन काव्स हैं और जिनको कोलोस्ट्रम नहीं पिलाया गया, तो आप शुरू में उनको कम से कम दूध पिलाएं। आप आधा लीटर सुबह, आधा लीटर शाम से पहले 3-4 दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बाय द एंड ऑफ 2 वीक्स आप 3 लीटर पे चले जाएं। क्योंकि शुरू में आप जब दूध पिलाएंगे तो आप वो उसको एनर्जी मिल जाएगी कि वो गट की डेवलप कर ले। ठीक है, अगर आप ज्यादा लोड देंगे तो वो डायरिया शुरू से ज्यादा हो जाएगा और वो उसकी डेथ का बायस बन सकता है। ये 2-3 मेरे दोस्त हैं, उन्होंने के साथ ये काम किया है, तो उसके बाद हमारा ये कंक्लूजन निकला है। तो क्योंकि ये रेलिवेंट था हमारे लोकल सिनेरियो के हवाले से, तो मैंने इसको सोचा कि आज ये आप लोगों के साथ ये जरूर शेयर किया जाए कि जब भी आप कोलोस्ट्रम, क्योंकि ये बफलो के ऑर्फन काव्स लें तो उनमें जो मिल्क की क्वांटिटी है
उसको शुरू के 2 वीक्स में आप बस इतना ही दें कि काफ सरवाइव कर सके, ठीक है, अदरवाइज वो डायरिया की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो क्लोस्ट्रम के हवाले से, तो क्लोस्ट्रम इज अ वैल्यूएबल फॉर न्यूबॉर्न काज फॉर सेवरल रीजन इंक्लूडिंग पैसिव इम्यूनिटी। ना सिर्फ पैसिव इम्यूनिटी की वजह से इंपॉर्टेंट है बल्कि इसके साथ साथ गट की डेवलपमेंट के हवाले से है, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि काफ की लिमिटेड इम्यून सिस्टम है एट बर्थ एंड कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब एंटी बॉडीज फ्रॉम क्लोस्ट्रम डिक्रीजेज विद एज। इस तरह एज बढ़ती जाती है, वो इम्यूनिटी का उसका अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती जाती है, तो इसलिए क्लोस्ट्रम को जल्दी पिलाना चाहिए और क्लोस्ट्रम को टेस्ट करना चाहिए कि उसमें बैड स्टफ मतलब बैक्टीरियाज कितने हैं और उसको उतना हाइजेनिक रखना चाहिए। अगर फिर भी है तो आप उसको पास्चराइज कर लें तो उतना उसका बेनिफिट होगा। और क्लोस्ट्रम कितना पिलाना चाहिए? 4 लीटर पिलाना चाहिए और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? 60 जो है मिलीग्राम पर ml या 60 ग्राम पर लीटर होनी चाहिए। और बेस्ट टाइम क्या है? 1 आवर इज द बेस्ट टाइम आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो यहाँ तक हम कुछ ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट की। 426 हुए हैं, 427 हुए हैं, तो अगर यहाँ तक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप शेयर कर लें, तो उसके हवाले से फिर हम 4:30 पे उसको आगे लेके। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो बोले उस्मान बोले। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो आर्टिफिशियल प्रिपेयर किया जा सकता है, और जो काफ को पिलाया जाता है क्या वो उसकी मदर का ही है कि किसी भी मदर का पिलाया जा सकता है उसे? नहीं, अच्छे क्वेश्चन है उस्मान के कि क्या आर्टिफिशियल प्रिपेयर किया जा सकता है। तो जी बिल्कुल अब हो रहा है। क्लोस्ट्रम रिप्लेसर्स और क्लोस्ट्रम सप्लीमेंट्स आ गए हैं मार्केट में, तो वो ऐसा हो रहा है। और साथ साथ ये काफ को कोई मसला नहीं होता अगर आप उसकी खाला का पिला दें या किसी और का पिला दें, उसको बस एंटीबॉडीज चाहिए, ठीक है, उसको कोई मसला नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाउ टू टेस्ट क्लोस्ट्रम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, क्लोस्ट्रम के अगर ये टेस्ट अगर हमारे पर्सन होते तो हम आपको बता भी देते। तो इसके लिए सिंपल ये ब्रिक्स है उसके बेसिकली सिंपल आप स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं कि कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो उसमें जितनी थिकनेस है तो उसके एक लेवल्स हैं। तो अगर आप ये यूट्यूब पे डालेंगे तो ब्रिक्स वैल्यू आप चेक करते हैं और साथ साथ आप चेक कर सकते हैं कि ये रिफ्रैक्टोमीटर के साथ भी, ठीक है। तो वहाँ पे आप ड्रॉप है तो हर डिफरेंट मेथड्स के डिफरेंट स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, तो ये आपको बड़ा इजीली मिल सकता है अगर आप ये यूट्यूब पे या किसी पे आप डालेंगे, तो ये कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था। जी बेटा। सर जो आपने कहा कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी गट की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें बीटा रेट होता है, तो हम आर्टिफिशियली दे के अगर कुछ है उन्हें कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं दिया गया तो हम आर्टिफिशियली उन्हें दे के उनकी गट डेवलप नहीं करवा सकते बाद में? ये बीटा रेट यूज होता है आर्टिफिशियली एक्सोजीनियसली, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने कहा है कि उसकी क्लोस्ट्रम की पास्चराइजेशन कर लेते हैं तो फिर हीट का इफेक्ट तो नहीं आता उसका एंटीबॉडीज पे? अब वो ये बड़ा अच्छा सवाल है कि अब दो चीजें हैं। पास्चराइजेशन से ना तो वो बग्स तो मर जाएंगे, पर साथ साथ जो एंटीबॉडीज हैं वो भी तो कोगुलेट हो सकती हैं, डीनेचर हो सकती हैं। तो इसके ऊपर फिर काफी सारा काम हुआ है। मैंने आज फिर वो इतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं किया, तो उसके ऊपर कि कितने टेम्परेचर पे और कितने टाइम के लिए करना है, ठीक है। तो वो आपने रिलेटिवली आपने वो शायद हो चुका है कि आपने 72 पे नहीं जाना, क्योंकि कॉमनली जो मिल्क को जो आप करते हैं वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। तो अगर आप 72 पे जाएंगे तो आपके पास एंटीबॉडीज सारी खत्म हो जाएंगी। तो आप कॉमनली जो क्लोस्ट्रम के हवाले से रिकमेंडेशन है वो डिफरेंट है, वो आप 63 पे सेंटीग्रेड पे करते हैं और उसके लिए आप 30 मिनट्स ये टाइम है सर। तो ये वो भी लिटरेचर में अवेलेबल। ये अच्छा क्वेश्चन है। काइंडली थोड़ा ना क्रीप फीडिंग के बारे में बताना। चक्कर ही कोई नहीं है। हाँ वो अगला चक्कर
सर आपने बताया कि जो कटियां जो होती हैं जिनको कोलेस्ट्रम नहीं पिलाया जाता, तो उनको किसी भी बफलो का ब्लड सीरम के थ्रू जो है ना हम इम्यूनिटी दे सकते हैं, ब्लड सीरम लगा के? पता नहीं, अब वो ये इसकी भी तो एक कॉस्ट ही होती है, क्योंकि ये इक्वाइंस में होता है। इक्वाइंस का जो फीटस है उसमें लगाते हैं, क्या कहते हैं जो बच्चा पैदा होता है इक्वाइन का, काफ तो नहीं कहते हैं उसको, फॉल कहते हाँ पोल को आप सीरम लगाते हैं, ठीक है। और वहां पे कॉस्ट परमिट करती है, क्योंकि वो महंगा होता है, उसे प्योरीफाई करना, उसकी पूरी डोज बनाना और सारा सिस्टम है, ठीक है। तो वहां पे कॉस्ट परमिट करती है। अब काफ के हवाले से शायद ये कॉस्ट परमिट नहीं करती, अगर परमिट करती होती तो यहाँ पे भी वो आ जाता, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हमारे जो सारे जानवर हैं, ये हम वी आर नॉट कीपिंग देम फॉर फन या उसके वेलफेयर के हवाले से, तो देयर इज अ रीजन कि हम इकोनॉमिक के हवाले से रख रहे हैं। तो इस हवाले से फिर वहाँ पे अल्टीमेटली कॉस्ट बेनिफिट आ जाता है, तो इस वजह से शायद इधर अवेलेबल नहीं है, पर आप हो सकता है होने को, ये नहीं है कि नहीं हो सकता। थैंक यू सर। ये है कि इसमें ना दो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, एक तो हमने डिस्कस कर लिया क्लोस्ट्रम का, और सेकंड है ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से प्रीविनिंग फेज में। वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्लोस्ट्रम है, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मेरी जो पर्सनल राय ये है कि ये वो जो सेक्शन है उसके लिए एक सेपरेट हम सेटिंग करें और उसको जितनी उसकी इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से उसको पूरा डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और आप जितनी ऑडियंस आई तो आप सब लोगों का कि आप लोगों ने टाइम दिया, और आई होप कि आपके लिए ये कुछ भी हेल्पफुल हो सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Yes, sir. It's a very fascinating and engaging session. On behalf of my team, first of all, I would like to thank Dr. Gadansar Chishti for not only sharing your invaluable time, but also enlightening us with your knowledge that really help us to clear our concepts regarding preventing calf nutrition. We really owe you a lot, sir. And second, I would like to thank all my audience for being here today and took this session in an interesting way. I hope all of you get a lot of knowledge by this session. Thank you so much, all of you guys.